सबसे पहले बात करेंगे प्रिया पॉल्यूशन से जुड़ी जानकारी की। दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर बड़ा शिकंजा कसा है। देखिए, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच सरकार ने 2011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 106 यूनिट पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती हुई पाई गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, सीधे तौर पर जांच में 78 औद्योगिक इकाइयां ऐसी भी मिली हैं जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC की वैध कॉन्स्ट्रेंट टू ऑपरेट के बिना संचालित हो रही थी। नियमों के उल्लंघन पर सरकार ने 44 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया है और साथ ही जबकि 33 गैर अनुपालन वाली इकाइयों के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये साफ कहा है कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना सरकार की प्रायोरिटी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पर्यावरणीय नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी, लेकिन जो इकाइयां नियम तोड़ेगी और दिल्ली की हवा को प्रदूषित करेगी, खराब करेगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। सरकार का अभियान सिर्फ औद्योगिक प्रदूषण तक सीमित नहीं है। सड़क की धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़, खुले में कचरा जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सरकार ने आम लोगों से भी प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत करने की अपील की है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नागरिक ग्रीन दिल्ली ऐप और MCD 311 ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, अब सीधे तौर पर देखा जाए, पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क नजर आ रही है। हर साल एक शिकायत रहती थी सरकार से, जनता की तरफ से हर बार एक ही बात कही जाती थी। पॉल्यूशन पर जब कार्य किया जाता है, विंटर दस्तक दे जाते हैं। उसके बाद जब पॉल्यूशन दस्तक देता है, जब प्रशासन जागता है, आखिर उससे पहले क्यों नहीं जागा जाता है। इस बार दिल्ली सरकार जो है लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है कि ठंड में पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछली बार हमने देखा AQI 500 के करीब पहुंचता हुआ नजर आया था। अब उसको लेकर दिल्ली सरकार पूरी तैयारी में है और साफ तौर पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपको लगता है कहीं पर पॉल्यूशन बड़ा जो है फैलाया जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार सीधे तौर पर उन पर एक्शन लेगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि अब कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ठीक था, सामान्य स्थिति पे बना हुआ था, यानी कि ना हाई था ना बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में था। क्योंकि मानसून जो वेदर है लगातार चेंज हो रहा है, कभी बारिश हम देख रहे हैं, कभी धूप देख रहे हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य बना हुआ था। लेकिन आने वाले दिनों में अब सर्दी आने वाली है और दिवाली का जो पर्व है वो भी आने वाला है। तो प्रिया, जाहिर सी बात है, पराली भी जलाते हैं लोग पंजाब की तरफ, मोस्टली हरियाणा की तरफ। हालांकि प्रशासन सरकार की तरफ से इंकार है इस बात को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई कोई भी कूड़ा जलाता नजर आएगा या फिर सड़क पर प्रदूषण फैलाता नजर आएगा, गंदगी फैलाता नजर आएगा, आपको सिर्फ MCD को सूचित करना है, आगे की कार्रवाई MCD करेगी। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। आगे की क्या कुछ खबर रहने वाली है प्रिया, वो अपने दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में मानसून के बीच अब H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाकर रख दी है लोगों की। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यहां पर यह रही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मामलों में करीब 6 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों की यहां पर सलाह यह है कि बढ़ते मामलों को लेकर घबराने की बजाय सावधानी और समय रहते पहचान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, H1N1 आमतौर पर फ्लू की तरह ही शुरू होता है। बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, कमजोरी और थकान इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। अधिकतर मरीज कुछ दिनों में आराम, पर्याप्त पानी और डॉक्टर की सलाह से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो संक्रमण है फेफड़ों तक पहुंच सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, और जब H1N1 वायरस फेफड़ों के अंदर तक पहुंचता है तो वहां सूजन पैदा हो सकती है और इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यही वजह है कि गंभीर मरीजों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में परेशानी को हल्के में बिल्कुल भी आप लोग ना ले। अगर बिना कोई मेहनत किए बैठे बैठे भी तेज सांस चल रही है, लगातार हांफने की स्थिति पैदा हो रही है या सांस लेने
लेने में सामान्य से ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। और इसके अलावा होठ या फिर उंगलियां नीली पड़ना, सीने में एकदम से जकड़ा हो जाना, दर्द होना, अचानक से भ्रम की स्थिति पैदा होना या अत्यधिक सुस्ती आपको महसूस हो रही हो, बेहोशी जैसे लक्षण अगर आपको लग रहे हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सीधे तौर पर अपने लक्षणों का जिक्र कीजिए। उसके बाद जांच आगे की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐसी स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो देखिए मॉनसून एक्टिव है तो मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है और इसी में से एक स्वाइन फ्लू है, चिकन पॉक्स हो गया है, डेंगू हो गया है। ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो मॉनसूनी सीजन में एक्टिव हो जाती है और इसके लक्षण की वजह से अगर आपको पहले स्टार्टिंग में दिख रहा है कि सिम्टम्स है आपके अंदर, आपको फीवर आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, लगातार बैठे बैठे आपको स्वेटिंग हो रही है, तो इसको सामान्य ना लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे से चेकअप करवाइए। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर आपने इस पर कंट्रोल पा लिया तो ठीक है, अदरवाइज आगे जाकर ये किसी बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। देखिए ऑक्सीजन लेवल भी मरीज की स्थिति समझने में अहम भूमिका निभाता है। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से नीचे आता है, खासकर 94% से कम रीडिंग बार बार मिलती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कई बार मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, इसलिए केवल लक्षण के आधार पर स्थिति को सामान्य मानना उचित नहीं है। बिल्कुल ऋषिका सही कहा। देखिए अगर आपको बिल्कुल भी हल्के फुल्के भी लक्षणों का महसूस होता है, फीवर लग रहा है, आप बिल्कुल जाइए डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि H1N1 के अब आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिली है। अब देखिए H1N1 के कुछ गंभीर मामलों में संक्रमण वायरल निमोनिया में बदल सकता है। बेहतर गंभीर स्थिति में फेफड़ों की कार्य क्षमता तेजी से प्रभावित होने पर ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट और साथ ही कुछ मामलों में वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि हर H1N1 मरीज को ऑक्सीजन या फिर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर मरीजों में बीमारी हल्की होती है और वे घर पर आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, बुखार के लिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवा और जरूरत पड़ने पर वो सीधे तौर पर ठीक हो जाते हैं। पर कुछ जो मरीज होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पर परेशानी भी बढ़ जाती है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि एंटीवायरल दवा खुद से शुरू करने के बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। कुछ लोग होते हैं शीका देखने को मिलता है कि घरेलू नुस्खे अपनाते हैं कि उनसे ठीक हो जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह के तहत ही आप दवाइयों का सेवन कीजिए। बिल्कुल, देखिए H1N1 को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी उन लोगों को बरतनी चाहिए जिन्हें गंभीर संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इनमें प्रेग्नेंट फीमेल्स हो सकती हैं, छोटे बच्चे, 65 वर्षीय या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग और अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापे या कमजोर इम्यूनिटी जैसी स्थिति वाले लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जल्द संपर्क करना बेहतर होता है। बचाव के लिए भी कुछ सामान्य सावधानियां बेहद जरूरी है आपको बरतना। हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोना, खांसते या छींकते वक्त मुंह नाक ढकना, बीमार व्यक्ति के बहुत करीब जाने से बचना, फ्लू जैसे लक्षण होने पर दूसरों से दूरी बनाए रखना संक्रमण के फैलाव को कम करने में मदद कर सकता है। यानी कि देखिए लक्षण क्या है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन इसका प्रिकॉशंस क्या कुछ रहने वाले हैं वो भी हमने आपको बताया। अपना ध्यान आपको खुद रखना है। अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का संक्रमण है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, उनको भी कहिए कि अपना ध्यान रखें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, मेडिसिन लें और उसके बाद अच्छे से अपना चेकअप करवाएं। अदरवाइज जो ये बीमारी है, जो ये छोटे मोटे लक्षण हैं वो किसी बीमारी में भी तब्दील हो सकते हैं और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सावधानी बरतना तो बेहद जरूरी है। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि H1N1 होता है तो क्या कुछ लक्षण होते हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर बुखार आपको आता है या लो फील होता है या आपकी सांस फूलती है, ऐसी कोई भी समस्या होती है तो H1N1 की समस्या हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, संपर्क कीजिए। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली NCR में सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का
बचा हुआ करीब 9 किलोमीटर हिस्सा शुक्रवार को ट्रायल के तौर पर यातायात के लिए खोल दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक खुला ये मार्ग आश्रम, सराय काले खां और कालंदी कुंज और फरीदाबाद की ओर आने जाने वाले लोगों के लिए बेहद राहत भरा रहा। बिल्कुल, देखिए, नए हिस्से के खुलने से फिलहाल वाहन चालकों को सरिता विहार, मोहन एस्टेट और मथुरा रोड के भारी ट्रैफिक से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पहले दिन इस मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी कम रही। इसकी एक बड़ी वजह लोगों को ट्रायल के तौर पर रास्ता खोले जाने की जानकारी कम होना बताई जा रही है। NHAI के परियोजना निदेशक धीरज सिंह के अनुसार इस 9 किलोमीटर हिस्से को फिलहाल ट्रायल के लिए खोला गया है। ट्रायल के दौरान सड़क पर ट्रैफिक के दबाव, वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को परखा जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है और इसकी तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। यानी कि अभी उद्घाटन की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, जल्द ही उद्घाटन की तारीख भी सामने आ जाएंगी। फिलहाल ट्रायल के लिए इस रास्ते को खोल भी दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आश्रम से कालंदी कुंज का सफर अब सीधे तौर पर आपके लिए आसान होने वाला है। और इस नए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के शुरू होने से आश्रम से कालंदी कुंज के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सराय काले खां और फरीदाबाद की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को भी वैकल्पिक और तेज मार्ग मिल सकेगा। फिलहाल इन इलाकों में आने जाने के दौरान सरिता विहार, मोहन स्ट्रीट, मथुरा रोड या सीधे तौर पर यहाँ पर अब ट्रैफिक का दबाव जो है कम होता हुआ नजर आएगा। और ये भी अभी जो है अनुमान जताया जा रहा है कि ट्रैफिक का दबाव काफी अधिक भी यहाँ पर देखने को तो मिलता था, पर जिस तरीके से ये रास्ता खुला है वहां पर अब लोगों को राहत मिल सकती है। पीक आवर्स में जाम के कारण लोगों को काफी समय सड़क पर बिताना पड़ता था। नया एक्सप्रेसवे इस दबाव को कम करने में अब मदद कर सकता है। यानी कि जिस परेशानी का सामना आपको करना पड़ता था जब पीक आवर्स होते हैं, यानी कि जो ऑफिस आवर्स होता है उस समय पर कई घंटों तक जाम में फंसना पड़ता था, अब इस एक्सप्रेसवे से आपको राहत मिल सकती है। जो जाम की स्थिति थी उससे सीधे तौर पर राहत मिलती हुई आ सकती है। अभी ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उद्घाटन कब तक होता है और सीधे तौर पर लोग किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे और कितनी राहत लेकर ही आएगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रिय से देखा जा रहा है, क्योंकि 9 किलोमीटर का जो ट्रैफिक रहता था, जो लोगों को परेशानी होती थी एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए, मार्ग को डाइवर्ट करने के लिए, तो अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली को जाम और प्रदूषण से राहत देने की योजना भी से कहा जा रहा है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लोगों के सफर का समय कम करना, प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव घटाना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसी नेटवर्क का अहम हिस्सा है। आने वाले वक्त में इसके कई दूसरे कॉरिडोर और कनेक्टिंग प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों के बीच सफर और आसान होने की उम्मीद है। देखिए, नोएडा एयरपोर्ट से भी अब जुड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए इस पर विकसित किया जा रहा है और इसके साथ ही निर्माणाधीन फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नया विकल्प देगा। करीब 32 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 23 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा। इसके बनने के बाद फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी कनेक्टिविटी अब उपलब्ध होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, सेक्टर 65 की ओर 8 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड, फरीदाबाद की तरफ इस एक्सप्रेसवे का करीब 8 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर के मौजूदा मास्टर प्लान और स्थानीय यातायात व्यवस्था पर कम से कम असर डालने का है। परियोजना के तहत नोएडा एयरपोर्ट से हरियाणा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का जो हिस्सा है सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके आगे फरीदाबाद सेक्टर 65 तक का निर्माण जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर के रूप में इसे देख रहे हैं। देखिए, सरिता विहार आश्रम फरीदाबाद के लिए ही नहीं बल्कि अब जो पूरा दिल्ली एनसीआर है इसमें नोएडा के एरिया भी कवर हो रहा है। वहां पर भी जो लोग जाते हैं उस मार्ग से, उस रास्ते से, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है।
बिल्कुल इशिका, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये बात तो एक्सप्रेसवे को लेकर कर लिया, वेदर को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आया। झमाझम बारिश देखने को मिली है और तड़के से ही कई इलाकों में जो है रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। बारिश के चलते लोगों को उमस और चिलमिलाती गर्मी से कहीं ना कहीं राहत तो मिलती हुई नजर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह से दोपहर तक कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि बाद में भी हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 28.4। पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। ऑल ओवर अगर हम बात करें प्रिया, तो दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो इस वक्त खुश नजर आ रही है। वीकेंड का दिन है, लोगों के प्लान बन चुके होंगे कि भाई हमें शाम को कहाँ जाना है। बिल्कुल इशिका, जिस तरीके से आज सुबह हमने भी जब बारिश देखी तो मौसम इतना सुहाना था और आज अभी भी जो है मौसम काफी सुहाना बना हुआ है, क्योंकि पिछले हम 2 से 3 दिनों से देख रहे हैं चिलमिलाती गर्मी देखने को मिल रही है और लोगों की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, उसके बावजूद जिस मुताबिक जो है बारिश देखने को मिलनी चाहिए उतनी बारिश अभी दर्ज नहीं की जा रही है। पर आज जैसे ही सुबह देखने को मिली, आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली में अगले 1 से 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। ये सीधे तौर पर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है और आज भी पूरा दिन जो है बादल छाए रहेंगे। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ मौसम के और सुहाना होने की उम्मीद भी है, क्योंकि देखिए मुझे जितना लगता है जो राजधानी दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हो, उनको इंतजार रहता है कि बारिश हो और इस चिलमिलाती गर्मी से राहत मिल सके। और आज कहीं ना कहीं वेदर चेंज होता हुआ नजर आया और आने वाले 2 से 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं कि मौसम बदलेगा, बारिश देखने को मिलेगी। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कहीं ना कहीं जो चिलमिलाती धूप देखने को मिल रही थी, उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, कुछ दिन लोगों को राहत मिलती हुई इस गर्मी से नजर आएगी। हालांकि प्रिया देखिए, आज तो मौसम सुहावना रहने के पूरे आसार हैं। आईएमडी ने पहले से पूर्वानुमान जताया था कि भाई सैटरडे को बारिश हो सकती है और वही हम देख रहे हैं, सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम काफी अच्छा बना हुआ है और दिल्ली की जनता भी एक्साइटेड नजर आ रही है कि शाम को प्लान बनाए तो कहाँ का बनाए। लेकिन अब ये बारिश का जो मंजर है कब तक देखने को मिलेगा। और प्रिया, मुझे तो डर इस बात का है कि ऐसा सीन क्रिएट ना हो जाए कि अभी बारिश हो रही, दिन में चिलमिलाती धूप निकल जाए, दिल्ली वालों के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे कि भैया आगे मौसम कैसा रहता है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट आपको दे दे। सिटीजन ऐप से, सीनियर सिटीजन ऐप से जुड़ा अपडेट है। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस को बुजुर्गों की आबादी का नए सिरे से आकलन करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उनका जोर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस सुविधा से जुड़े और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, देखिए उपराज्यपाल ने बुधवार को राजनिवास में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और बैठक में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की विस्तार से समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप के कामकाज की जानकारी भी ली। उन्होंने ऐप की प्रचार प्रसार, बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन, शिकायतों के निपटारे और बीट स्तर पर पुलिसकर्मियों के साथ उनके नियमित संपर्क की स्थिति के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी मांगी है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या का व्यापक स्तर पर दोबारा आकलन किया जाए और इसके आधार पर वरिष्ठ नागरिकों तक पुलिस की जांच बढ़ाई जाए और साथ ही स्थानीय पुलिसकर्मियों को बुजुर्ग के घरों और इलाके में नियमित संपर्क और विजिट सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, ताकि किसी आपात स्थिति में यानी कि जब इमरजेंसी हो तो उन लोगों को परेशानी ना हो पुलिस तक पहुंचने में। अब संधू ने बुजुर्गों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, मजबूत इमरजेंसी सपोर्ट और नियमित पुलिस संपर्क को प्राथमिकता देने की बात कही। खासतौर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए गए। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सख्ती की बात कही है। बैठक में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी कई अहम निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शिष्टाचार स्क्वाड की तैनाती और उनकी कामकाज की जानकारी उपराज्यपाल को दी। इन स्क्वाड का उद्देश्य छेड़छाड़, सड़क पर होने वाली बदसलूकी
और महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली घटनाओं को रोकना है। देखिए, उपराज्यपाल ने स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और अन्य ट्रांजिट हब, बाजारों और साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने यहां पर कहा है कि महिलाओं और छात्राओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए। इसके लिए पुलिस को नियमित गश्त, त्वरित कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की सीधे तौर पर निर्देश भी दिए गए। पिंक बसों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की पिंक बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उपराज्यपाल ने अधिकारियों से जानकारी मांगी है। उन्होंने बसों में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती, उनकी मौजूदगी और इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी सीधे तौर पर निर्देश दिए। आगे उपराज्यपाल ने भी कहा कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और आम यात्रियों को सुरक्षित, डर मुक्त और सम्मानजनक सफर का अनुभव मिलना चाहिए। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की मौजूदगी, किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने वाला सिस्टम जरूरी है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर किसी की सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन ने उठा लिया है। और एक ऐप की यहाँ पर जो शुरुआत है वो ऑलरेडी पहले से की गई है, लेकिन उस ऐप को अब अपडेट किया गया है ताकि अगर कुछ भी आपात स्थिति हो तो पुलिस को तुरंत सिग्नल मिल सके और पुलिस लोगों की मदद करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल इशिका, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। और मुझे लगता है सोने और चांदी पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं कि ये दाम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे या फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो जान लीजिए कि आज दाम फिलहाल क्या बने हुए हैं। सोने का भाव जो बना हुआ है 1,60,630 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना बना हुआ है। बिल्कुल, चांदी का दाम भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। 2,60,000 रुपए किलोग्राम आपको मार्केट में चांदी का प्राइस मिल जाएगा। तो गोल्ड, चांदी के रेट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां कल तक 161 था तो आज 160 पहुंच चुका है। हालांकि फेस्टिव सीजन ऑन है, रक्षाबंधन आने वाला है और कई महिलाएं तो ऐसी होती है प्रिया जो अपने भाइयों को चांदी की राखी पहनाना पसंद करती है। तो लगातार चांदी के रेट हम देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और कई भाई भी ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों को चांदी गोल्ड की चीजें देना पसंद करते हैं। तो दाम में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है।